ગુજરાતના ધરોઈને વર્લ્ડ ક્લાસ ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ પ્રોજેક્ટમાં ઉત્તર ગુજરાતના મોટા ટુરિઝમ પ્લેસ જેવા કે અંબાજી, વડનગર, તારંગાની ટેકરી, દેવની મોર અને પોલો ફોરેસ્ટ જેવા પ્લેસનો સમાવેશ કરાયો છે। ત્યારે આ પ્રોજેક્ટને ડિઝાઇન કરનારા આર્કિટેક્ટ હર્ષ ગોયલ સાથે વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે A to Z માહિતી શેર કરી છે। આ પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખ્યું તે અંગે આર્કિટેક્ટ હર્ષ ગોયલે જણાવ્યું કે देखिए, ये धरोई का जो डैम इलाका है पूरा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नेचुरलिस्टिक, काफ़ी सुंदर और अनटैप्ड जिसको कहते हैं, जिसका अभी पूरी तरह से लोगों ने जाना नहीं है, इसको एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ये उस तरह का एरिया है और देश भर में ऐसी काफ़ी साइट्स हैं पर जिन पे इस तरह से एक टूरिज्म पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, वो उस नज़रिए से उनको देखा नहीं गया कभी। तो अभी जब सरकार ने देखा कि धरोई में उस तरह का पोटेंशियल है, तो उन्होंने एक ओपन टेंडर फ्लोट किया जिसमें हमने अटेम्प्ट किया, हमने अपने आइडियाज़ दिए और उन सब आइडियाज़ और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे को इस प्रोजेक्ट में लाया गया। तो हमने इसको एक एंकर डेस्टिनेशन बनाना है, इसको इसकी टोपोग्राफी, इसकी नेचुरल फीचर्स के हिसाब से मैक्सिमम हम किस तरह से यूटिलाइज़ करें इसे, हम टूरिस्ट लोगों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटीज़ किस तरह से दें और जो डे लॉन्ग एक्टिविटीज़ वो किस तरह से करें। पहले 6 महीने हमारा पूरा इसका विज़न और क्या क्या प्रोजेक्ट किस किस तरह से शुरू हों, कौन सा किसके बाद किसके पहले हो, किस तरह से पैकेजेस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड हों और कब कब हम इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएँ, वो सब प्लानिंग हमने पहले 6 महीने में करी। दूसरे फिर 6 महीने में हमने उसको जो पैकेजेस किए थे उसको डिटेल डिज़ाइन किया, वो सब टेंडर हुए। अभी 2 पैकेजेस ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, करीब एक पैकेज को साल भर होने को आया है और दूसरा पैकेज जो नदी किनारे का है वो करीब 3 महीने हुए हैं। तो इस तरह से करीब 2 प्रोजेक्ट 350-400 करोड़ की रेंज के ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हैं। तो आ प्रोजेक्टना डिजाइनिंगમાં એન્વાયરમેન્ટ અને સંસ્કૃતિનો સમાવેશ કેવી રીતે કર્યો છે તે અંગે આર્કિટેક્ટ હર્ષ ગોયલે જણાવ્યું કે तो एनवायरनमेंट के लिए हम जब इस तरह की लोकेशन को टूरिज्म के लिए खोलते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हम नेचुरलिस्टिक जो एजेस हैं, जो फीचर्स हैं, वहाँ के पशु पक्षी हैं, उनको किसी तरह से नुकसान ना पहुँचाएँ और जिस तरह से भी डेवलप करें वो उस जगह की एक भौतिक उसको ख्याल में रखते हुए ही डेवलप किया जाए। तो हमने इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। जहाँ पे हमारे को फ्लैट लैंड्स मिली वहीं पे हमने डेवलपमेंट किया, जो प्राइवेट जो सरकार के पास जो ज़मीनें थी उन्हीं को डेवलप किया। जो रिवर फ्रंट भी बना रहे हैं वो हम लोग कंक्रीट की वॉल्स ना करते हुए गेबियन मेथड से बना रहे हैं, जिसमें एक तरह से पानी का ब्रीदिंग स्पेस, जो सांस लेने की स्पेस मिलती है, वो पानी का ब्रीदिंग स्पेस रहता है, जिसको कि वर्ल्ड क्लास ग्लोबली थोड़ा नेचुरलिस्टिक कहा गया है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमने किए। जब इधर इतना टूरिज्म आएगा तो ऑब्वियसली एक आम सी बात है कि लोगों को, आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आसपास के लोगों के जीवन के स्तर में बढ़ोतरी होगी, लोग इस एरिया को जानेंगे, आना जाना रहेगा। तो ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स हमने इसके स्टडी किए और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उस तरह से हमने इसे प्लान किया है। તો આ પ્રોજેક્ટમાં શું વિશેષતા હશે અને લોકો અહીં કેવી કેવી એક્ટિવિટી કરી શકશે તે અંગે આર્કિટેક્ટ હર્ષ ગોયલે જણાવ્યું કે जी, इसके 2-3 पहलू हैं। एक सबसे बड़ा जो हमारा पूरा रिजर्वायर है, जो डैम का जो पूरा तालाब है जिसमें पानी हमेशा जमा रहता है, एक तो हमने उस एरिया को इस्टेब्लिश किया। ये जब एक सेंट्रल डेस्टिनेशन बनेगा तो ये जो हाईवे जो है हमारा बडाली सतलासना हाईवे, उसमें एक नया ब्रिज भी बनेगा जो कि अंडर प्लानिंग है, अप्रूव भी हो गया है। और इधर से लोग जब आएंगे, जब हमारे पूरे धरोई एरिया डेस्टिनेशन में आएंगे, तो शुरू में ही 2 विजिटर सेंटर हमने बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े पार्किंग लॉट्स हैं, जहाँ पे शटल बसेस भी हैं। वो सब EV चार्ज्ड शटल बसेस रहेंगी, जो कि 2 एक तरह से सेंट्रल पॉइंट्स रहेंगे। यहीं पे काफ़ी बड़े साइकिलिंग स्टेशंस भी हैं, जहाँ से लोग साइकिल्स भी ले सकते हैं, पूरे में साइकिल से घूम सकते हैं। ये डेवलपमेंट पूरा करीब 5 किलोमीटर चौड़ाई और 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ साउथ और 5 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो इस सेंट्रल पॉइंट से साइकिलिंग स्टेशंस भी हैं, यहाँ से शटल बसेस भी चलेंगी जो कि एक लूप में चलेंगी और अलग अलग रीजन में हॉप एंड हॉप ऑफ
करके, जहाँ पे आप कभी भी कहीं उतर सकते हो, चढ़ सकते हो, उस तरह से टिकटिंग सिस्टम से चलेगा। तो सबसे पहली जो हमने चीज़ जो डेवलप कर रहे हैं, जो सबसे पहले भी तैयार होगी, वो इधर जो आप पहाड़ी इलाका देख रहे हैं और रिजर्वायर के किनारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एरिया जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हुआ भी है, जिसमें एक ये बे बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा एरिया है। इधर वाटर एक्टिविटीज़, जेटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहेंगी। उसके पीछे ही हर तरफ कैंपिंग साइट्स, टेंट साइट्स और कैरावन पार्क्स भी हैं। एक गेस्ट हाउसेस भी बनेंगे और वो एरिया एक तरह से एक सेंट्रल पार्क बनेगा, जहाँ से रिजर्वायर व्यूइंग और रिजर्वायर की एक्टिविटीज़ में आने जाने के रास्ते बनेंगे। यहीं पर हमने सी प्लेन टर्मिनल की भी प्लानिंग करी है, जो कि लोग सी प्लेन से भी आ सकते हैं और अहमदाबाद से या कहीं और लोकेशन से वो प्लानिंग भी इसमें रहेगी। इसके लिए जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिटेनिंग वॉल्स हैं जो डैम के किनारे बनेंगी और जो कैफेटेरिया बिल्डिंग्स है, वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6-8 महीने में वो सब कंप्लीट होनी चाहिए और ये एरिया एक तरह से टूरिस्ट्स के लिए खुल जाना चाहिए। कुछ समय में इधर टेंट सिटीज़ या फिर कैंपिंग साइट्स और कैरावन पार्क की लैंड्स भी खुलेंगी, जिधर प्राइवेट प्लेयर्स आके अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो एक तरह से ये एरिया सबसे पहले हमारा तैयार हो जाएगा। बीच में जो नदी के किनारे दोनों तरफ है, इसमें हमने एक पंचतत्व पार्क की प्लानिंग करी है, जिसमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व पे हमने इसकी प्लानिंग करी है, जो कि नदी के दोनों तरफ हैं। तो इधर से आप जैसे वाटर या जल के उसमें जाएंगे, जल को हमारी संस्कृति में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये गैलरी कुछ इस तरह से बनेगी कि जल की इम्पोर्टेंस, जल का एक तरह से क्या खासियत है, ये खुद धरोई एक वाटर सिस्टम से वाटर रिजर्वायर है। जल को किस किस तरीके से लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जल की शक्तियाँ, जल के बारे में काफ़ी इंटरेक्शन भी होगा, जानकारी भी होगी, जो कि काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करेगी और इंटरेस्टिंग एक स्पेस बनेगी, जो कि एक पहली गैलरी बनेगी। उसके बाद पृथ्वी, जहाँ पे सारी हमारी जो स्पीशीज़ हैं प्लांट की और लैंड के डाइवर्सिटी को दर्शाया जाएगा, उसके लिए गैलरीज बनेंगी। फिर शंख, जो वायु है, हवा, उस हवा के असर से रिलेटेड गैलरीज बनेंगी। फिर जो स्काई है यानी कि आकाश, उसके लिए जो हम लोग इधर एक पार्क के ऊपर चढ़ने का रास्ता बना रहे हैं, यहाँ पर अभी इसमें नहीं है, पर एक गैलरी भी बना रहे हैं, ग्लास गैलरी, जिधर से आप उसका व्यूज़ भी देख पाएंगे और ऑब्जर्वेटरी भी होगी ऊपर, जहाँ से आप नाइट स्काई व्यूइंग भी कर पाएंगे इस मॉल हिल से। तो ये जो पंच तत्व पार्क है, ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्लान होगा। नदी के जो दोनों तरफ की जो एजेस डेवलप होंगी, वो इंटरेस्टिंगली हमारी कंक्रीट वॉल्स की तरह से नहीं प्लान की जा रही हैं, वो गेबियन सिस्टम प्लान किया जा रहा है, जिसमें एक तरफ ये पूरा गेबियन सिस्टम रहेगा और दूसरी तरफ राइपेरियन एजेस रहेंगी। राइपेरियन एजेस मतलब कि जो कि बिल्कुल नेचुरलिस्टिक लगेंगी, जिसमें वर्टिकल स्लोप नहीं होगी, बिल्कुल ही एक मध्यम स्तर की स्लोप में पानी की तरफ वो जाएंगी। तो जैसे कि पेड़ पौधे, पक्षी, वो सब चीज़ें और पत्थरों से आपको नदी का तट एक तरह से दिखाई देगा। तो और नदी के दूसरी तरफ इधर हमने हाई स्ट्रीट की प्लानिंग करी है, यानी कि जहाँ पे रिटेल और शॉपिंग वगैरह भी रहेगी। यहाँ पे एक तरह से जो बिल्डिंग्स बनेंगी, थोड़े से छोटे मोटे होटल्स भी रहेंगे, लोग शॉपिंग कर सकते हैं, शाम को नदी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ एम्फी थिएटर बनेगा, इधर डैम के किनारे लेज़र शोज हुआ करेंगे, जिसमें डैम की वॉल पर प्रोजेक्शंस होंगे, आतिशबाजी भी होगी। तो ये एक तरह से पूरा एरिया नदी के किनारे का दोनों तरफ बनेगा। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो कन्वेंशन सेंटर्स आएंगे, कन्वेंशन सेंटर का और 5 स्टार रिजॉर्ट वगैरह और कन्वेंशन सेंटर, जो एक तरह से वेडिंग डेस्टिनेशन या फिर माइस यानी कि मीटिंग्स के लिए, जिस पे अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, वो भी इधर हो पाएंगी। इधर हमने सरकारी ज़मीनें आइडेंटिफाई करके और रिजॉर्ट्स के लिए भी प्लानिंग करी है। इसके अलावा जो पहाड़ी हैं, उसमें ट्रेल्स के थ्रू लोग ऊपर पहुंच पाएँ, जो उधर पहाड़ी का जो प्लानिंग है उसको पहुंच पाएँ, उधर थोड़ा ट्रैकिंग होए, जो हमारे बिना इंटरवेंशन के जो उधर ट्रैकिंग होए, वो रास्ते भी थोड़े खोले जाएंगे। तो उस तरह से भी लोगों को एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिलेंगी। आप देखिए, इसमें ये एक नेचुरल एग्जिस्टिंग आइलैंड है, 3 आइलैंड्स हैं, उनमें से एक आइलैंड ये सबसे बड़ा है। इसको हमने आइडेंटिफाई किया है फॉर अम्यूजमेंट पार्क एंड वाटर विलाज, तो वाटर रिजॉर्ट्स एंड अम्यूजमेंट पार्क। तो जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ भी इधर प्लान हो रही हैं, जो कि अपने आप में अलग एक इंटरेस्ट लेके आएंगे। यहाँ पे हमने जो इधर के जो
पुराने जो राजकीय परिवार थे और जो राजकीय वो थे परंपराएं, उसमें पोलो का बहुत ज़्यादा एक वो था, पोलो स्पोर्ट। तो हम एक पोलो रिजॉर्ट भी इधर प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि पोलो का एक ग्राउंड होगा और पोलो से, उस ग्राउंड से रिलेटेड थोड़ा सा रियल एस्टेट, जो कि विलास वगैरह भी रहेंगे। तो उस खेल का भी इधर एक सेंट्रल स्पेस मिलेगी। अभी रिसेंट फ्यूचर पास्ट में अहमदाबाद में पोलो टूर्नामेंट भी हुआ है, तो पोलो से रिलेटेड भी है। इधर आइलैंड पे आने जाने के लिए जेटीज़ वगैरह रहेंगी और ये जो पूरी नदी है, इसमें भी अपने आप में कुछ एक वाटर स्पोर्ट्स रहेंगे, थोड़ी सी शिप्स ट्रैवल करेंगी, बोटिंग रहेगी, एक शांत एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो ધરોઈના આ વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોજેક્ટમાં સૌથી પહેલા કયો ફેઝ બનીને તૈયાર થશે તે અંગે જણાવ્યું કે जो हमारा जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एरिया है, जो पैकेज 1 में जो सबसे आगे चल रहा है, वो मैं मानता हूँ कि 6 से 8 महीने में या 10 महीने में कंप्लीट होना चाहिए और उधर लोग घूमने आ पाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन लोगों को धरोई का मिलेगा, लोग इसको जानेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि इधर कितना और डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। તો ધરોઈનો આ પ્રોજેક્ટ ક્યાં સુધી કમ્પ્લીટ થશે અને લોકો તેની મજા માણી શકશે તે અંગે જણાવ્યું કે देखिए, देखने के लिए और एक्टिविटीज़ उसमें होने के लिए तो 8-10 महीने, जैसे मैंने कहा, वो शुरू हो जाएगा। पर जितने भी अभी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स की मैंने बात करी, वो सब 2026 तक पूरे होने का पूरी तरह से आशंका है, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रहे हैं। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो तो जल्दी हो जाएंगे, बट जो गैलरीज वगैरह हैं वो अभी बननी है। तो अलग अलग फेजेस में, कुछ फेज हमारे 2024 के अंत तक खुल जाएंगे, कुछ 2025 मिड तक खुलेंगे, कुछ एंड ऑफ 2025 तक खुलेंगे और कुछ एक 26 में खुलेंगे। તો આ પ્રોજેક્ટ બની ગયા બાદ લોકો અહીં આવે ત્યારે એ લોકોને એક્સપ્લોર કરતા કેટલો સમય लागશે તે અંગે આર્કિટેક્ટે જણાવ્યું કે हम लोग मानते हैं कि 2 से 3 दिन इधर आराम से लोगों को रहना चाहिए। एटलीस्ट लोग एक रात तो रुकेंगे, पर 2 रात एक स्टैंडर्ड विजिट बनेगी कि 2 नाइट स्टे, यानी कि आप फ्राइडे दोपहर तक आ गए, फिर मंडे सुबह इधर से निकलें या मंडे शाम को निकलें। इतना तो इधर अट्रैक्शंस डेफिनेटली हैं कि लोग उस तरह से करें इसको। તો ધરોઈનો આ વર્લ્ડ ક્લાસ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત માટે કેટલો મહત્વનો છે તે અંગે આર્કિટેક્ટ હર્ષ ગોયલે જણાવ્યું કે देखिए, ये प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है और ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बना है, उसका एक अलग सेंट्रल कैरेक्टर है और ये जो है एडवेंचर थीम पर है और एक तरह से आसपास की छोटी छोटी डेस्टिनेशंस को समावेश करता हुआ एक बीच में एक एंकर डेस्टिनेशन है। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट, कोई लोकेशन को जस्ट बीच में आइडेंटिफाई करके डेवलप करना, वो देश में ज़्यादा हुआ नहीं है हमारे। ये एक तरह से एक मॉडल प्रोजेक्ट बनेगा और लोग देखेंगे कि किस तरह से आप इस तरह के प्रोजेक्ट से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सकते हैं। एक अपना जो डैम, एक जो रिसोर्स है जिस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उस तरह से टूरिज्म के पोटेंशियल से नहीं देखा, वो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। और ये एक यूनिक मिश्रण रहेगा, क्योंकि लोग इधर 3 रीज़न से आएंगे, 3 तरह की सोच वाले लोग आएंगे। एक जो एडवेंचर से रिलेटेड है, यानी कि इधर साइकिल ट्रैक्स हैं, इधर हम लोग स्पोर्ट्स के लिए भी सोच रहे हैं, जैसे आयरन ट्रायथलॉन या फिर आयरन मैन एक्टिविटी हो, उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। किस तरह से इस तरह की ग्लोबल नेशनल लेवल एक्टिविटीज़ इधर हों, मैराथन्स हों, इधर से साइकिलिंग ट्रैक शुरू हो जो अंबाजी तक जाए, ये सब भी प्लानिंग में है। तो एक तो एडवेंचर रिलेटेड इसको एक आइडेंटिटी मिलेगी। दूसरा, क्योंकि ये तारंगा हिल्स और अंबाजी के बहुत पास है, यहाँ पे जो एक रिलीजियस माइंडसेट से, जो रिलीजियस टूरिज्म है, जो मंदिर जा तो रहे हैं पर शाम को उन्हें कहीं आना है, थोड़े उनकी फैमिली में भी बच्चों को थोड़ा एंजॉय करना है अलग तरह से, तो वो भी इधर एक समावेश हो, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म से भी आएंगे। और तीसरा जो कल्चरल टूरिज्म है, जो वडनगर है, जैसे वडनगर की वजह से जो आए, कल्चरल और इको टूरिज्म जैसे पोलो फॉरेस्ट आए, तो उस तरह के जो लोग हैं उनके लिए भी कई बार ये एक सेंट्रल डेस्टिनेशन बनेगी। तो ये एक समावेश जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस प्रोजेक्ट।